हेलो दोस्तों, आज आपको करा रहा हूं ओडीआर वन डे रिवीजन। टॉपिक है हमारा रिवीजन अंडर सेक्शन 263 एंड सेक्शन 264। 2 पेज के अंदर हम इसका ओडीआर कर लेंगे और ये दोनों पेज पीडीएफ के आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे। डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पूरे टॉपिक को सेल्फ रीड करना पीडीएफ से आपके लिए मैक्सिमम 5 मिनट का टास्क रहेगा। ओके, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और अब हम कर रहे हैं, सबसे पहले रिवीजन कर रहे हैं अंडर सेक्शन 263। रिवीजन कौन करता है? कमिश्नर करता है। कमिश्नर तब करता है जब उसके पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड जो अवेलेबल थे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब यह है जब ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ था एओ के समय, उस समय वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय कमिश्नर अवेलेबल है, तो उनके बेस पे 263 किया जा सकता है। जैसे एओ ने ऑर्डर पास करा था, उस समय वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट नहीं आई थी। ऑर्डर पास करने के बाद में वैल्यूएशन ऑफिसर की क्या ये रिपोर्ट आई है, तो उसको हम रिकॉर्ड क्या कर लेंगे, मान लेंगे। 263 में उन ऑर्डर का रिवीजन होता है जो एओ ने क्या करे हैं, पास करें। मतलब यहां ऑर्डर पास होना जरूरी है, बिना ऑर्डर पास हुए रिवीजन नहीं हो सकता। 143(1) लाइक क्या होती है, रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है, इंटीमेशन होती है। टीडीएस की रिटर्न, टीसीएस की रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है, वो कोई ऑर्डर नहीं होते, उसके अगेंस्ट आप क्या नहीं कर सकते, 263 के अंदर रिवीजन नहीं कर सकते। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने 92 सीए के अंदर ऑर्डर पास करा था, एएलपी का डिटर्मिनेशन करा था। अब उस एएलपी के डिटर्मिनेशन के ऑर्डर को भी कमिश्नर क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपका ऑलरेडी क्या हो चुका है, 263 या 264 हो चुका है, तो जिन इश्यू का 263 264 हो चुका है उसका दोबारा 263 नहीं हो सकता, क्योंकि 263 उन्हीं का होता है जो एओ ने क्या करे थे, पास करे थे। तो कमिश्नर ने अगर कोई रिविजनरी ऑर्डर पास कर दिया, तो जिन जिन पॉइंट का रिवीजन किया है उनका दोबारा वो रिवीजन नहीं कर सकता। हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक जरूर कर सकता है। 263 करने के लिए जरूरी है कि वो ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, एरोनियस होना चाहिए। एओ ने पास करा हो, एरोनियस हो। एरोनियस कैसे हो सकता है? एओ ने ऑर्डर पास करा बिना इंक्वायरी के, बिना वेरिफिकेशन के, एसएससी को रिलीफ ग्रांट कर दिया बिना किसके, इंक्वायरी करे। ठीक है, सीबीडीटी ने सेक्शन 119 के अंदर 119 की पावर से कोई ऑर्डर दिया था, डायरेक्शन दी थी, इंस्ट्रक्शन दी थी, जो डिपार्टमेंट पे क्या होती है, बाइंडिंग नेचर होती है। असेसिंग ऑफिसर ने उसकी क्या नहीं करी, कंप्लायंस नहीं करी। जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट का जजमेंट है या सुप्रीम कोर्ट का क्या गया है, जजमेंट आ चुका है। रेट्रोस्पेक्टिव मान लीजिए बाद में क्या हो गया, अमेंडमेंट हो गया है। या फिर कमिश्नर के पास में एविडेंस है जिससे यह मालूम पड़ता है कि असेसी ने अपनी इनकम को अंडरस्टेट कर रखा है, या फिर ज्यादा लॉस, डेप्रीसिएशन, डिडक्शन, रिलीफ, अलाउंस उसने क्या कर रखे हैं, क्लेम कर रखे हैं, तो इन सभी को एरोनियस माना जाएगा। ओके, अगर कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो रखी है तो उस ऑर्डर को भी क्या माना जाएगा, एरोनियस माना जाएगा। अगर आप असेस्ड हुए हो, एओ ने असेस्ट करा है लेकिन लोअर रेट से असेस्ड हो गए हो, ठीक है ना, या फिर लॉसेस क्या हो गए हैं, ओवर असेस्ड हो गए हैं, तो इन ऑर्डर को भी क्या माना जाएगा, एरोनियस माना जाएगा। सिर्फ एरोनियस मानने से रिवीजन नहीं होगा, साथ में वो ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। मतलब एएलपी जो निकाली है, ठीक है ना, वो कम निकाली है, या फिर एओ ने जो ऑर्डर पास करा है वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, एरोनियस भी है प्लस प्रीजुडिशियल भी है, तो उसका क्या हो सकेगा, रिवीजन हो सकेगा। यहां पर रिवीजन करने से पहले असेसी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या दिया जाएगा, बिंगड़ दिया जाएगा। रिविजनर ऑर्डर कैसा पास होगा, एज ई थिंक फिट। एज ई थिंक फिट का मतलब है यहां पर आपकी लायबिलिटी एनहांस होने के तो चांसेस ही है, मॉडिफाई हो सकती है, आपका ऑर्डर क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। साथ में टीपीओ या फिर असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन दी जा सकती है, कौन सी, रिमांड, मतलब फ्रेश प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की। ठीक है, ये पावर इनके पास में है। 263 नहीं हो सकता है किसके बेसिस पे, चेंज इन ओपिनियन के बेसिस पे। मतलब लॉ चेंज नहीं हुआ, ना ही फैक्ट क्या हुए, चेंज हुए। बिना लॉ चेंज हुए, बिना फैक्ट चेंज हुए आप क्या करना चाह रहे हो, रिवीजन करना चाह रहे हो चेंज इन ओपिनियन के बेस पे, वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 263 ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहां पर अपील करोगे, आईटीएटी में क्या कर सकोगे, अपील कर सकोगे। 263 के ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट होती है 2 इयर्स, वो भी एंड ऑफ किससे, फाइनेंशियल ईयर से। और वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड क्या हुआ था, पास हुआ था। ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड क्या हुआ था, पास हुआ था। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी स्क्रूटनी हुआ और उसके बाद में ये 147 हुआ। अगर जो आप रिवाइज करना चाह रहे हो वो ये वाला पार्ट है जो 147 में हुआ था, तब तो 2 साल कहां से गिने जाएंगे, यहां से गिने जाएंगे, इस एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। और अगर रिवीजन जिनका करना है वो इस वाले पार्ट का है, तो 2 साल कहां से काउंट होंगे, यहां से काउंट होंगे जब से आपने स्क्रूटनी ऑर्डर क्या किया था, पास किया था।
263 के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा चलता है, पार्शियल मर्जर चलता है। मतलब हायर ऑथोरिटी के अंदर सिर्फ वही मर्ज होता है जो हायर ऑथोरिटी ने उसको कंसीडर और क्या करा है, डिसाइडेड करा है। इसका मतलब है 263 होने के बाद में 264 नहीं हो सकता, क्योंकि 264 पे कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चलता है, टोटल मर्जर चलता है। कहने का मतलब यह है कि अगर 263 के अंदर कमिश्नर ने एक पॉइंट का भी क्या कर दिया, रिवीजन कर दिया, तो 264 के अकॉर्डिंग एंटायर ऑर्डर ही क्या हो चुका है, रिवाइज हो चुका है। अब 264 नहीं हो सकता, क्योंकि 264 में चलता है कौन सा मर्जर, टोटल मर्जर। लेकिन अगर क्या हुआ, 264 हुआ है, 264 हुआ, तो उसके बाद में डिफरेंट मैटर पे क्या हो सकता है, 263 हो सकता है। मतलब सेम मैटर का तो 263 नहीं हो सकता, क्योंकि 263 होता है उन ऑर्डर का जो एओ ने क्या करे थे, पास करे थे। तो कमिश्नर ने जिसका 264 करा, उस इश्यू का तो आप 263 नहीं कर सकते, लेकिन अदर इश्यू का क्या किया जा सकता है, 263 किया जा सकता है, क्योंकि 263 पे कौन सा मर्जर चलता है, पार्शियल मर्जर चलता है। ठीक है, कोई टाइम लिमिट, 2 साल वाली टाइम लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर रिवीजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे अगर करना चाहते हो, तो विदाउट एनी टाइम लिमिट डिपार्टमेंट आपके ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। अगर उनके ऑर्डर में कोई मिस्टेक अपरेंट फॉर्म रिकॉर्ड है, तो कमिश्नर उसका रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि कमिश्नर खुद एक इनकम टैक्स ऑथोरिटी है, तो वो उसका क्या कर सकेगा, रिवीजन कर सकेगा। ओके, मतलब रेक्टिफिकेशन कर सकेगा। नो रिवीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर कंसीडर एंड डिसाइडेड इन क्या है, अपील, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा मर्जर है, पार्शियल मर्जर है। तो जो मैटर क्या हो गए, अपील में कंसीडर और डिसाइडेड हो गए, उनका तो आप रिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन जो कंसीडर और डिसाइडेड नहीं हुए हैं, उनका 263 में कमिश्नर आपका बिल्कुल क्या कर सकता है, रिवीजन कर सकता है। खास बात है, टीपीओ के ऑर्डर का भी क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है, और टीपीओ को वापस से फ्रेश करने की डायरेक्शन भी दी जा सकती है। तो ये तो हमारा कौन सा था, 263 रिवीजन था। आइए अब करते हैं कौन सा रिवीजन अंडर सेक्शन कौन सा, 264। वो भी कौन करता है, कमिश्नर ही करता है। 264 में भी ऑर्डर का ही रिवीजन होगा, लेकिन उन ऑर्डर का रिवीजन नहीं होगा जिनके लिए सेक्शन 263 अप्लाई होता है, उनका 264 में रिवीजन नहीं होता है। ओके, अब यहां पर रिवीजन होगा उन्हीं ऑर्डर का जो सबऑर्डिनेट ऑथोरिटी ने क्या करे हो, पास करे हो। ठीक है ना, सबऑर्डिनेट ऑथोरिटी ने क्या करे हुए हो, पास करे हुए हो। ओन मोशन भी क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। 264 का जो रिवीजन होता है वो असेसी के बेनिफिशियल होता है, और कमिश्नर को अगर खुद लगता है कि यहां असेसी को बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो ओन मोशन भी दे सकता है, और हम भी यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। 263 में हम एप्लीकेशन नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर जो ऑर्डर पास होता था रिवीजनरी, वो हमारे इंटरेस्ट के क्या होता था, अगेंस्ट होता था, इसलिए हमको आईटीएटी में अपील करने की पावर दी गई थी। ओके, यहां पर हम एप्लीकेशन करके अपना बेनिफिट क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। 264 के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल मर्जर अप्लाई होता है। मतलब अगर एक के लिए भी आप अपील में चले गए हो, ठीक है ना, एक के लिए भी क्या चले गए, अपील में चले गए, तो अब किसी भी चीज का, अदर मैटर का भी क्या नहीं होगा, 264 में आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, और कमिश्नर भी ओन मोशन क्या नहीं कर सकता, उसका रिवीजन नहीं कर सकता। इसका मतलब यह भी है कि अगर एक बार किसी भी मैटर का आपका क्या हो जाए, 263 हो जाए, ठीक है ना, 263 हो गया है, तो उसके बाद में 264 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 264 होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल मर्जर। अगर एक इश्यू का भी 263 हो गया, तो टोटल मर्जर के अकॉर्डिंग एंटायर ऑर्डर रिवाइज हो चुका है, अब 264 नहीं हो सकेगा। ओके, ठीक है। ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू असेसी, यहां पर ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं होगा जो आपके इंटरेस्ट के क्या हो, अगेंस्ट हो। यहां पर आपके फेवर का ऑर्डर क्या होने वाला है, पास में होने वाला है। ठीक है, अगर आपको फ्रेश डायरेक्शन दी गई है, ठीक है, कमिश्नर 264 में दोबारा करने की डायरेक्शन देता है, मान लीजिए एओ को, तो उसको नहीं माना जाएगा कि यह कोई ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी पास किया गया है। ओके, टाइम लिमिट यहां पर कितनी है, अगर आप ओन मोशन कमिश्नर रिवीजन करना चाहता है, तो उसके लिए 1 ईयर है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब डेट ऑफ ऑर्डर को गिनते हुए। जैसे मान लीजिए ऑर्डर पास हुआ था 31 दिसंबर 2022 को, तो इस डेट को गिनते हुए अगर 1 साल करोगे, तो ओन मोशन कमिश्नर को रिवीजन करना होगा 264 में, कब तक, 30 दिसंबर तक। ओके, ठीक है। और अगर हम एप्लीकेशन करना चाहते हैं, हम अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन करने की टाइम लिमिट है 1 ईयर, कब से, जब से वो ऑर्डर हमको कम्युनिकेट हुआ था। तो मान लीजिए अगर ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ था 1 जनवरी को, तो अब गिनना चालू कब से करेंगे, 2 जनवरी से गिनना चालू करोगे, तो 1 साल कब पूरा हो जाएगा, 1 जनवरी 2024 को क्या होगा, 1 साल होगा। ओके, अगर हमने एप्लीकेशन करी है, ठीक है ना, हमने एप्लीकेशन करी है, तो टाइम लिमिट कितना है, 1 ईयर है। डिले को कंडोन करने की भी क्या रखते हैं, पावर रखते हैं। हमारी एप्लीकेशन के केस में वो रिवीजन करेंगे कितने ईयर में, 1 ईयर में, फ्रॉम एंड ऑफ कौन सा फाइनेंशियल ईयर जिसमें हमने एप्लीकेशन करी है। मतलब टोटल टाइम लिमिट ही 1 साल है,
ओन मोशन करें तो भी 1 साल है, लेकिन कब से? डेट ऑफ ऑर्डर से। हम एप्लीकेशन करें तो जिस दिन कम्युनिकेट हुआ वहां से नेक्स्ट डे से गिनोगे, क्या होगा? 1 ईयर होगा। और एप्लीकेशन के केस में वो 1 ईयर में करेंगे, लेकिन एंड ऑफ कौन सा होगा? फाइनेंशियल ईयर जिसमें हमने उनको एप्लीकेशन करी है। 264 में रिवीजन नहीं हो सकता। अगर किसी भी इश्यू के लिए अगर हमने कमिश्नर अपील को अपील कर दी, एक इश्यू के लिए भी कर दी, तो बाकी मैटर का भी 264 में रिवीजन नहीं हो सकता। जब तक कमिश्नर अपील की टाइम लिमिट, अपील करने की टाइम लिमिट 30 डेज की जो टाइम लिमिट है, जब तक एक्सपायर नहीं हो जाती, मतलब वहां जाने के दरवाजे जब तक बंद नहीं हो जाते कमिश्नर अपील के पास में जाने के, आप 264 में क्या नहीं कर सकते? एप्लीकेशन नहीं कर सकते। और अगर आप 30 डेज से पहले अगर वेव कर देते हो अपील करने का राइट, वेव कर देते हो, कमिश्नर अपील में अपील करने का राइट वेव कर देते हो, तब तो कर सकते हो। मतलब राइट वेव कर दो, और राइट वेव नहीं कर रहे हो तो 30 डेज के बाद में क्या करना? कमिश्नर को 264 में क्या करना? एप्लीकेशन करना। और अगर एक मैटर के लिए भी आपने क्या कर दी है? अपील कर दी है, तो फिर अदर मैटर के लिए भी आप 264 में क्या नहीं कर सकते? एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहां पर मान लीजिए 264 में कमिश्नर रिविजनरी ऑर्डर पास करने से मना कर देता है कि इसमें कोई रिवीजन की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसे नहीं माना जाएगा कि ये हमने आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट क्या करा है? पास करा है। ठीक है, ओके। चलिए, एप्लीकेशन फॉर क्या? रिवीजन मेड बाई क्या है? एसएससी। कमिश्नर फेल्स टू पास रिविजनरी ऑर्डर विद इन टाइम पीरियड। हमने एप्लीकेशन कर दी थी 1 साल में, जब से ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ, तो उनको विद इन 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से रिविजनरी ऑर्डर पास कर देना था। अगर उन्होंने नहीं किया तो ऐसी स्थिति में हमने एप्लीकेशन से जो रिलीफ क्या करे थे? क्लेम करे थे, उसे मान लिया जाएगा कि वो क्या हो चुके हैं? अलाउड हो चुके हैं। ठीक है ना, वो अलाउड हो चुके हैं। 264 के रिवीजन ऑर्डर के अगेंस्ट हम क्या नहीं कर सकते? आईटीएटी में अपील नहीं कर सकते। ये अपीलेबल क्या नहीं है? ऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में आप हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लीव पिटिशन क्या कर सकते हो? फाइल कर सकते हो। लेकिन आईटीएटी के अंदर आप क्या नहीं कर सकते हो? अपील नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा क्या हो चुका है? रिवीजन हो चुका है 263 एंड 264 का, जिसमें खास बात थी कि नाउ सेक्शन 263 के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग का जो ऑर्डर होता है 92 सीए सबसेक्शन किससे? 3 से, उसका, उसके ऑर्डर का मतलब एएलपी जो निकाली है उसके ऑर्डर का भी क्या हो सकता है? 263 में रिवीजन किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।